वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। साथ गाएंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए आपके बीच में मैं हाजिर हूं। कल जरूर नहीं आया था, बारिश थी लेकिन बंद हो गई थी, लेकिन नहीं आ पाया। आपसे मुलाकात के कई लोगों ने मुझे फोन किया, लेकिन मैं हाजिर नहीं था कल। कोई बात नहीं, आज बातचीत करेंगे आपसे और पूरे मन लगा के बातचीत करेंगे। आज शनिवार का दिन, वैसे भी कैनॉट प्लेस में सबसे ज्यादा भीड़ आज ही के दिन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ खोलो, खोलो लाइव टीवी खोलो, जल्दी खोलो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम का नाम जरूर बदला होता है। आज प्रोग्राम देश को जवाब दो है, जिसमें कोई सवाल, कोई बड़ा मुद्दा हम रखते हैं और उसके तमाम सारे लोग जो मेहमान मौजूद होते हैं उनसे जवाब तलब के लिए और उनसे एक हेल्दी डिस्कशन की कोशिश की जाती है। मैंने एक बात पिछले हफ्ते से पहले हफ्ते में शुरू करी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना बंद कर दिया, और ये हमने जानबूझकर किया कि पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं बुलाएंगे। लिहाजा कुछ तो करना है, डिबेट तो करनी है। डिबेट द इन द सेंस की बातचीत तो जोड़नी है आपसे, आपके लिए बहाने ढूंढने हैं मिलने के लिए। तो वो तमाम सारे लोग जो यहीं से चले जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, वो यहां आते हैं और बातचीत का सिलसिला एक नया बनता है। मैं आज भी कोशिश करूंगा उन्हीं से आपकी बातचीत कराएं, वो लोग बातचीत करें, अपनी बात करें, और वो तमाम सारे लोग जो आज बोलना चाहते हैं उनसे मैं मुखातिब होऊंगा। आज का मुद्दा यूसीसी, उसी पर बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर बात होगी कि क्यों इतना लोगों ने कहा कि बस उसका मसौदा लोगों के पास नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास अभी भी नहीं है, उसको लेकर बड़ी चर्चा है, लेकिन विरोध है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी पक्ष में खड़ी हैं। मॉनसून सेशन 20 जुलाई से शुरू होना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इसी मुद्दे पे ही तमाम सारे लोग बिखर गया विपक्ष, तो मॉनसून सेशन में विपक्षी एकता की बात क्या करी जाएगी। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बात यह कि परिवार से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो हैं, वो सिर्फ मुसलमान का मुद्दा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का भी मुद्दा है। तो किसी ने कहा कि अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो पहले तो महिला बिल लाना चाहिए, उससे पहले तो वो आना चाहिए, महिला को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत करिए। लेकिन हां, इन तमाम बहस के बीच में चर्चा यूसीसी पर है, और मैं चाहूंगा इन तमाम सारे बिंदुओं पर वो जो तमाम सारे लोग आज मुझे दिख रहे हैं, मैं उनसे एक एक करके बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका एक बार परिचय करा देता हूं। एहसान अब्बासी साहब प्रेसिडेंट हैं पसमानदा। पसमानदा मतलब होता है हाशिए पे, जो एकदम गुर्बत पे जो जी रहा है वो। तो एहसान अब्बासी साहब प्रेसिडेंट पसमानदा मुस्लिम समाज। सूर्या मैथिल आज पूरे एक हफ्ते के बाद हाजिर हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
कुछ परेशानियों में रहे। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ स्पोक पर्सन है AIUMM ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रेसिडेंट जो हैं बिहार में पटना शरीफ में रहते हैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नाजिम खान साहब स्पोक पर्सन पीस पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जगदीश शर्मा नेशनल प्रेसिडेंट हैं राहुल प्रियंका गांधी सेना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरे लगता है पैर का दर्द जो है ठीक हो गया, जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मैं पता करता रहता हूं इन लोगों के बारे में कि कौन कहां है, क्या कर रहा है, तबीयत ठीक है नहीं है। अजय अरोड़ा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात जी लखनऊ से आते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आज हैं, कल के बाद ये लखनऊ पहुंच जाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अनवर भाई हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत की हमने रूपरेखा रख दी, एक शुरुआत करते हैं, फिर आप लोगों की तरफ मुखातिब होते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। कहां से आना हुआ भैया? मैं तिलक नगर से आया हूँ, वैसे यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम महेश है। महेश, कहाँ यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी डिस्ट्रिक्ट बहराइच। बहराइच, यस। बस्ती गोंडा बहराइच है ना, बिल्कुल ठीक समझा। आप कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से? वैशाली जिला। वैशाली जिला, बताइए। मतलब देख के सुन के ही तबीयत खुश हो जाती है वैशाली की। मैं जाना हुआ, कई बार जाना हुआ। आपका मन करे तो थोड़ा बहुत कुछ बोलिएगा, और अगर अभी इच्छा हो तो कुछ बोलना चाहे तो मैं दे देता हूँ माइक। बोलेंगी कुछ? बोलेंगी? अच्छा अच्छा ठीक है, जब मन करे तब बोलिएगा, कुछ अच्छा लगे तो बोलिए, और ना अच्छा लगे तब भी ना बोलिएगा, तब ना बोलिएगा, कोई बात। कहाँ से आना हुआ सर? सर झुमरी तिलिया। हाँ जी, झुमरी तिलिया। झुमरी तलैया, बड़े दिनों बाद कोई मुझे मिला झुमरी तलैया। मेरा जाना हुआ झुमरी तलैया। झारखंड के चुनाव में कई 2-3 बार गया मैं, तो मैं झुमरी तलैया भी गया, और उसका नाम लिए तो बगैर मजा। देखिए कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनका नाम लेते ही लोगों के तबीयत खुश हो जाती है। कुछ कहना चाहते हैं आप? आप ना कहें झुमरी तलैया ना कहे, हो ही नहीं सकता। गाना से लेके और कहना तक सब झुमरी तलैया है। क्या कहना चाहते हैं साहब? क्या नाम है पहले बताइए? राजेश कुमार जायसवाल सर। राजेश कुमार जायसवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। बस यही कहेंगे सर, मोदी इज बेस्ट। मोदी जी बेस्ट। बेस्ट, गजब है भाई, वाह। कहाँ से आप आए? बिहार। बिहार में कहाँ से? वैशाली। आज वैशाली बहुत जगह है, वैशाली वैशाली आना। कुछ क्या काम करते हैं साहब? मैं बच्ची को एम्स में दिखवाने के लिए लाया। बच्ची को एम्स में दिखाने के लिए लाए हैं, ईश्वर उसको जल्दी स्वस्थ करे उसे। कितनी बड़ी है? 6 साल की। 6 साल के। कौन से डिपार्टमेंट? हार्ट के प्रॉब्लम है उसको। कार्डियो में, जी जल्दी से, क्योंकि बहुत साइंस डेवलप है और बहुत सारे अच्छे योग्य, जहां आप जिस इंस्टीट्यूट में गए वहां पे तो योग्यता उसकी कुछ कहना ही नहीं, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी स्वास्थ्य की कामना। मैं आया सर, आपके पास आया, बातचीत की सिलसिला शुरू करता हूं। पहले जगदीश जी। जी जनाब, सपोर्ट में आ रहे हैं यूसीसी के? देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं बता दूं, हम यूसीसी के बिल्कुल खुल के सपोर्ट में हैं। सपोर्ट में हैं, विरोध में नहीं हैं। हम विचारधारा का विरोध करते हैं। जो मोदी ला कौन रहा है, सवाल यह है। वो लोग ला रहे हैं जो कभी भी अपने वादे पर पूरे नहीं उतरते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं चौराहे पर बुला लेना, काला धन ले आएंगे, रोजगार देंगे, किसान खुशहाल करेंगे, बेटी का सम्मान करेंगे। लाभ हो रहे हैं। सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। मैं तो बस यही जानना चाहता, यूसीसी के सपोर्ट में हैं आप? बिल्कुल, एक देश एक कानून होना चाहिए, ये अच्छी बात है, पर इसको चुनावी एजेंडा ना बनाकर सच्चाई में जमीन पर उतारना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने कोई देश के लिए काम नहीं करे हैं, जनता के लिए काम नहीं करे हैं। आज हर आदमी परेशान है, दुखी है, कोई मुद्दा नहीं बचा तो ये ले आए, हम इसका भी स्वागत करते हैं। क्या बात है, मतलब बात यूसीसी की और घुमा फिरा के मोदी जी तक लाना चाहते हैं। इनकी मंशा मुझे मालूम है, लेकिन मैं कह रहे कि यूसीसी के पक्ष में है, बहुत अच्छी बात है। जी आया जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी जब आपका कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसमें एक लाइन आ रही थी, एक देश है और एक ही भारतवासी हैं, एक देश और राष्ट्र है हमारा। तो वही काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आर्टिकल 44 के अंदर है ना, पूरे देश के अंदर एक कानून होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी था, उनकी आइडियोलॉजी में है कि एक राष्ट्र, एक संविधान और एक देश होना चाहिए। वही आज करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली मेरे भाई ने कि बीजेपी के एजेंडे में ये था। बीजेपी के एजेंडे में और भी बहुत बातें थी। 2014 से पहले जब 13 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो मोदी जी कह रहे थे, मुझे बड़ा दुख होता है ये महंगाई देखकर, बड़ा दुख होता है महंगाई देखकर।
मेरा गरीब रोटी नहीं खाता, रात को बच्चा रोता है। अरे मोदी जी, वो 2013 की महंगाई आज 2024 तक कैसे आ गई? एक मिनट के आराम से, वन बाय वन। महंगाई पे आते हैं। सबसे पहले इन भाई साहब ने कहा कि 13 में क्या कह रहे थे। 13 में मोदी जी ने कहा था दिवाली से पहले शौचालय, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है इसी सरकार ने। 2013 में कहे थे मोदी जी, रिकॉर्ड देख लीजिए। 2009 में आप सब इंटरनेट खोल के देख लीजिए, अमूल के दूध का प्राइस था 24 रुपए। 1 फरवरी 2014 को उसी दूध की कीमत डबल कर दी गई, 5 साल में 44 रुपए, और आज 54 रुपए है। 9 साल के बाद 10 रुपए मात्र बढ़ा है, तो महंगाई दिखता है। जिन्होंने 5 वर्षों में डबल किया था उनको महंगाई नहीं दिखता। और सर ये कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं। 14 तारीख से बैठा हुआ है विधि आयोग। भैया आपको क्या है, कैसा चाहते हो आप, सुझाव दो। ये कोई विपक्षी पार्टियों ने आज तक सुझाव नहीं दिया विधि आयोग को। फिर ये समर्थन कैसा, ये विरोध कैसा, मसौदा आया नहीं मतलब। कल तक ये लोग कह रहे थे प्रतीक भाई 20 मिनट। एक मिनट, आराम से, कूल डाउन। प्रतीक भाई, समस्या अब क्या आने वाली है देश में, वो हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? उस हिंदू राष्ट्र का क्या होगा जिसमें सारे भगवाधारी शोर मचाते थे? आज मुसलमान भाई को साथ ला रहे, अच्छी बात है, पर उस हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? हिंदू क्या करेगा बताएं? ये हिंदू के साथ है या इस सीसी के साथ है? आप किसके साथ है बताइए? हम तो देश के साथ है। बस यही रहिए, हिंदू का और मुसलमान की जरूरत ही नहीं है, देश के साथ रहिए। किधर से आना हुआ साहब? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कहाँ से? शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। शिवपुरा डिस्ट्रिक्ट से। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बड़े चिंता में हैं कुछ? सब ठीक है भैया? घर वर में सब, परिवार में सब ठीक है? जी जनाब, एक मिनट जी। तो मेरा कहना यही है, गुमराह मत करो। मोदी जी, ये देश हमने दिया है, जनता ने दिया आपको। जनता त्राही त्राही कर रही है और सपने फिर 2024 के देख रहे हैं, सपने फिर आराम। देखिए प्रतीक जी, 370-35 से हटाई, इस देश के माथे पर लगा हुआ कौन मिटाया? 600 सालों से राम मंदिर के लिए लड़ रहा था हिंदू समाज, राम मंदिर दिया। अब इस देश को एक विधान, एक संविधान, एक कानून अब नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे हैं। सूर्या मैथिल जी रोज आया करो, क्योंकि हफ्ते भर नहीं आया, हफ्ते भर की चिल्लाहट आज ही दिए दे रहे हो, तो रोज आया करो जी। जस्ट मिनट। बहुत अच्छी बात है, 370 रेटिंग बहुत अच्छी बात है। कानून बनाइए। कौन मना कर रहा है कानून के लिए? कौन मना कर रहा है? कानून बनाइए। 2014 से लेकर 2024 तक कानून ही तो बन रहे हैं, कानून ही बन रहे हैं। अरे कानून पे करा क्या आपने? 9 साल आपकी सरकार रही, 9 साल आपने कुछ नहीं करा, सोचा ही नहीं इसके बारे में। आपसे पहले वाजपेयी साहब रहे, उन्होंने सोचा नहीं। अब ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई है कि इस कानून को बनाना अरे बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष है। विपक्ष में आया, विपक्ष के एक नेता हैं, वो कहते हैं, मौलाना, विपक्ष के नेता हैं, वो कहते हैं कि अगर ये इस देश में मुसलमान जो है वो शरिया से गवर्न होता है यानी कुछ उसके जो अपने पारिवारिक मसले हैं उसको लेकर, लेकिन अगर ये आ गया यूसीसी तो स्टॉर्म आ जाएगा, भूचाल या बवंडर आ जाएगा। वो ये कहते हैं कि अगर यूसीसी आ गया तो बवंडर आ जाएगा। जी जस्ट मिनट, होल्ड ऑन जी, मौलाना। प्रतीक जी, एक बात सबको समझना होगा, पूरे देश को, कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया मध्य प्रदेश की उस धरती पर, जब यूसीसी का जिक्र कर रहे थे तो 3 से 4 मिनट यूसीसी पर उन्होंने कहा। तकरीबन 10 मिनट तक पसमानदा मुसलमानों की उन तमाम समस्याओं को एड्रेस किया। तो क्या ये फर्ज नहीं बनता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने 70-75 वर्षों के बाद, कोई राष्ट्र अध्यक्ष, कोई राष्ट्र का नेता, आज तक किसी ने पसमानदा शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया था, तो जब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा के तमाम समस्याओं को एड्रेस किया है, अगर कोई आरोप लगाता है कि यूसीसी वोट के लिए क्या गया, जो डिबेट में बात आती है 24 की वजह से, तो पसमानदा शब्द का इस्तेमाल भी तो वोट के लिए, क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या वोट भगाने के लिए कोई योजना बनाती है? क्या वोट लाने की योजना बनाती है? तो मोदी जी ने भी वोट लेने के लिए ही बनाया है, लेकिन जिन जिन शब्दों का प्रधानमंत्री जी ने वहां प्रयोग किया, जिन जिन जातियों का नाम लिया,
जो देश में किसी प्रधानमंत्री ने और किसी राजनेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने भी नहीं लिया था, वो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विनती करता हूं और आपसे भी विनती करता हूं, इस पर भी डिबेट कराइए। पसमानदा की समस्याएं क्या है, उसका समाधान क्या है, और प्रधानमंत्री जी के पास इस पसमानदा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या योजनाएं हैं। ये बातें अगर आ जाएं तो 2024 के चुनाव में पसमानदा जो 80% मुसलमानों की कुल आबादी का हिस्सा है, वो बगैर किसी शर्त के, जब ये पता चल जाएगा कि पसमानदा के लिए भी कुछ योजना प्लान है, तो बगैर शर्त के ट्रांसफर हो जाएगा। जी, बगैर शर्त के ट्रांसफर हो जाएगा। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? हरियाणा रोहतक से हूँ। हरियाणा रोहतक से। पहले तो बहुत बहुत राम राम आपको, नमस्ते। आपको भी। कैसे आना हुआ आज इधर? कुछ काम था। बहुत अच्छी बात है। पानी वानी पूछा इन लोगों ने? हाँ, पिला है, पानी वानी पिला। जी, क्या नाम हो गया आपका? सुनीता चौहान। सुनीता चौहान। आप अकेले हैं? जी, अरे हरियाणा का आदमी अकेले ही बहुत होता है, हाँ, उसे 2-4 आदमी जरूरत नहीं पड़ती। बोलो बहन, बोलो। इंडिया एक्चुअली जो बिल और ये क्या बोल रहे थे ना, एजेंडा में है। मोदी जी की बहुत सारी बातें एजेंडा में थी। बेरोजगारी इतनी क्यों है? हरियाणा हमारा नंबर 1 पे है, लेकिन बेरोजगारी में मोदी जी से पूछना है क्यों? मतलब युवा कहाँ जाए? भूखे मर जाए, चोरी करें, डाका डालें, क्या करें अपने परिवार को पालने के लिए? ठीक है। और स्मृति ईरानी जी, वो जो महिला और बाल मिनिस्टर हैं, वो सिलेंडर थोड़ा 20-30 रुपए ऊपर नीचे हो जाता था ना, पूरा सर पे रख के हल्ला में चाहती थी। परेशान ना करो उसको, करने दो। जी, पूरा हल्ला में चाहती थी। आज 1150 रुपए सिलेंडर है। अब क्या 2000 और कराएंगे तब प्रगति होगी देश की? मतलब प्रगति का मतलब ये है कि आप डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर के भाव ऊपर करें, इससे देश विकास कर रहा है। आपको रोजगार में ऊपर नहीं लाना चाहिए देश को, विकास तो वही होगा असली। जी बिल्कुल। पहले हरियाणा से आई है बहन, और एक और है। बिल्कुल बोलिए। हिंदू राष्ट्र के नाम पर जहाँ पर हिंदू है वहाँ लाते हैं गो रक्षा बिल मोदी जी। और असम में बीजेपी पार्टी, असम त्रिपुरा में बोलते हैं कि अगर बीजेपी पार्टी लीड करेगी तो गो मांस सस्ता कर देंगे। दोहरी राजनीति किस लिए? आराम। कहाँ बोला? जी, प्रतीक जी, मेरी बहन के पास ना आधा ज्ञान है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बहन को जानकारी दे दूं। बिल्कुल। पहली चीज मैं बता देता हूँ, बेरोजगारी के अंदर पूरे देश में कांग्रेस शासित राज्य नंबर 1 पे है, राजस्थान 27% में है। दूसरी चीज, महिला अपराधों के नाम पर राजस्थान नंबर 1 पे है। तीसरी चीज, मेरी बहन ने सिलेंडर की बात बोली, मैं जानकारी दे देता हूँ, 2014 से पहले भी 1100 रुपए का सिलेंडर था, लेकिन कांग्रेस ने जाते जाते सब्सिडी को खत्म किया। यही कारण है लगातार सिस्टम में चक्री। वो वसीम बरेलवी साहब का बड़ा अच्छा शेर है, और मेरे बहन वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है। मैं उसको हमेशा यहाँ जेब में रखता हूँ, जब जरूरत पड़ती है निकाल के पढ़ लेता हूँ। वो शेर यूं है कि वो झूठ बोल रहा था। हाँ जी, वो शेर यूं है कि वो झूठ बोल। नाराज ना हो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें ना मैं उनसे लेना। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। ये बिल्कुल देश के पेट्रोल डीजल को कितने डाला, मैं पूछना चाहता हूँ। आप बताइए, ऑयल बॉन्ड 1 लाख करोड़ से ज्यादा के कितने बांटे थे? 10,000 करोड़ रुपया साल का भारत सरकार को पे करना पड़ता, कितने किया था? आप उत्तर दीजिए। जी, इन्होंने एक सांस में, एक मिनट हनुमान, मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। इन्होंने एक सांस में मुझसे कम से कम 1.5 दर्जन सवाल पूछ डाले। इतनी तैयारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेट्रोल के मामले में इन्होंने जवाब दिया, डीजल के मामले में बीजेपी ने जवाब दिया, या उसके समर्थन करने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कांग्रेस ने कहा था, एक बार मुझे कर्नाटक में ले आओ ना, ऐसा बिजली सस्ती करूंगी, ऐसी सस्ती करूंगी बिजली कि आपको तो पता ही नहीं चलेगा।
अब देखो जाके कर्नाटक में क्या हुआ। बोले कि ये कह रहे थे पेट्रोल इसलिए महंगा क्योंकि कांग्रेस छोड़ के गई थी। कांग्रेस कह रही है बिजली इसलिए सस्ती नहीं हो पा रही क्योंकि बीजेपी छोड़ के गई थी। गजब है ये नेता और गजब है इनका विश्वास। और तुम भी बड़े महान हो जनता, इतनी महान हो तुम, चुनना तो इन्हीं में से किसी को। क्या नाम है तुम्हारा भाई? रमेश। जोर से बोला करो। रमेश झा सर। हाँ, ये आगे आओ। कहाँ से आए? बिहार से। झा हो तो बिहार से आए होगे। 25 साल से हूँ बढ़िया। 25 साल से हो? हाँ, तभी लग रहा है ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है। हाँ, कोई कमी नहीं है। नहीं, वो तो मुझे लग रहा है कि कमी नहीं लग रही है। कुछ जल्दी बोलो नहीं तो मैं माइक गया। बताओ आप क्या पूछ रहे हो, पूछो। मैं ये पूछ रहा था कि ज्यादा ना किया करो, हल्का ही रखा करो। आया अरोड़ा जी। प्रतीक जी, सब लोग बैठे यहाँ खड़े हैं। आज मैं महंगाई की बात नहीं करूंगा, मैं बेरोजगारी की बात नहीं करूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं करूंगा, मैं डीजल पेट्रोल की बात नहीं करूंगा, मैं महंगी सब्जियों की बात नहीं करूंगा, मैं महिला उत्पीड़न की बात नहीं करूंगा। एक बात कहूंगा, बात यूसीसी पे आई। इतनी बौखलाहट क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, इतनी बौखलाहट क्यों? क्या और मुद्दे नहीं है देश में? क्या? अच्छा ये बताइए, अगर इस पर नहीं, हम उल्टा आपसे पूछ लें, हम इस पे नहीं करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करेंगे, तो आपको इतनी झल्लाहट क्यों है? हमें झल्लाहट नहीं है। हाँ। संविधान में देश एक हो, एक देश एक कानून। बिल्कुल। हाँ। देश संविधान के साथ चलता है और संविधान के पन्नों को एक एक पेज को पढ़ा है हमने। बाबा भीमराव अंबेडकर को पूरा पढ़ा है हमने और संविधान में लिखा हुआ है। उनकी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा थी कि जो यूसीसी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मैं अब आता हूँ भारतीय जनता पार्टी पे, यूसीसी का कोई विरोध नहीं है, इनकी टाइमिंग पे विरोध है। जी मैं आया, टाइमिंग पे विरोध है। जी जनाब आली आइए, पसमानदा जी है ये। और एक बड़ा सब, मैं आ रहा हूँ मौलाना, आ रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा। खड़े रहो, बहुत पास में है। जी जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मोदी जी ने जो किया है इस पसमानदाओं के लिए, नाम नहीं लिया उन्होंने करके दिखाया है। ए गांव वालों सुनो, सब शहर वालों, छप्पर बनाने वाले के लिए, कुआं खोदने वाले के लिए, लकड़ी काटने वाले के लिए, लोहे का काम करने वाले के लिए, रोलर चलाने वाले के लिए, और यहाँ तक कि छोटा से छोटा नाली खोदने वाले के लिए ई श्रम कार्ड दिया है। पसमानदा समाज मेरा गरीब है, उसी से पेट पालता है, उसी से काम करता है। ये जो मोदी जी ने कहा नहीं है, करके दिखाया है। 2021 में किया है इन्होंने। पसमानदा का आज नाम लिया है, लेकिन 2021 में ये स्कीम दे दी उन्होंने। और रही बात यूसीसी की, यूसीसी के मुसलमान समर्थन करता है, यूसीसी का मुसलमान समर्थन करता है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं। नहीं, ये भाई सुनो मेरी बात। भाई देखो एक बात, अनवर, ये आज पसमानदा नहीं हुए, ये पसमानदा हैं। भाई ऐसे देखो, ऐसे नहीं होगा। आज भी पसमानदा को अरे नहीं दे रहा कांग्रेस के लोग। अरे रुको, आज भी पसमानदा को बोलने नहीं दे रहा। और सुनो, सबसे ज्यादा मेरा गरीब मुसलमान है, जो रेहड़ी पे काम करता है, जो ठेली पे काम करता है, जो सब्जी बेचता है, जो फल बेचता है, जो कहीं ना कहीं पेंशन लगाता है, उसके लिए एमएसएमई के माध्यम से ऋण देने का काम किया है कि पैसे लो और आगे आओ। मोदी जी ने करके दिखाया है, बोला नहीं है। पसमानदा तो आज नाम लिया उन्होंने। 2021 में, 2020 में, 2018 में वो योजना आई है। आज मेरे देश का मुसलमान, ये तो सच है, मौलाना ने बात सच कही थी। पसमानदा सुना किसी ने नहीं था शब्द, पसमानदा शब्द पहली बार सुना है। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। 1710 में अखंड भारत था, बाबा कबीर ने इसकी नींव जमाई थी, तब से पसमानदा शब्द है, आज का शब्द नहीं है। आप हिस्ट्री प्रचलन में प्रधानमंत्री के नहीं, प्रधानमंत्री से नहीं है, तो पसमानदा गरीब है। पसमानदा क्यों नाम लिया कि मोदी जी चाय बेचने वाले थे, वो गरीब थे, उन्होंने देखा था कि पसमानदा कौन है। जी आया जनाब आली, हटो। जी, जिस तरीके से बात हो रही है, बड़ी गंभीर बात है यूसीसी की। अगर कहाँ से आना हुआ था? मैं यूपी से हूँ, कुंडा प्रतापगढ़। हटा बेटा, सर हटा अपना। हाँ जी
जी, कुंडा प्रतापगढ़ से यूसीसी की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को अधिकार देने के लिए आ रहा है। अच्छी बात है, आप महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं। इसी देश में एक 2011 में सर्वे हुआ था, जिसमें उस सर्वे में 2011 में 20 लाख ऐसी महिलाएं थी जिनके पति ने बिना तलाक के उनको छोड़ दिया है। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? अगर महिलाओं को अगर आप जो है अधिकार देना चाहते हो, वो हिंदू महिलाएं थी। अब अभी तक आप जब मोदी जी या इनकी पार्टी या आरएसएस आया तो ये बनकर आए पहले जो है राष्ट्रवादी बनते बनते फिर ये हिंदूवादी बने। अब हिंदू बनते बनते अब ये कहते हैं, मोदी जी आकर स्वयं कहते हैं कि हम ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो अब ये जातिवादी भी बन गए। और जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी महिलाओं की बातें करते थे, आज आप देख लीजिए महिलाओं पे क्या अपराध कम हुए, महिलाओं पर अपराध बढ़े। एनसीआर भी क्या करे देख लीजिए, जहां भाजपा शासित राज्य वहां क्या करे देख लीजिए। जहां अगर आप ये कहते हैं, अगर सुन लीजिए, आकर बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल सुनिए सर, बिल्कुल हमारे यहाँ सर एक बात सुन लीजिए। गलत बात है ये। हमारे यहाँ एक कहावत है सर, गौना। हाँ, बिल्कुल बताइए, कहावत जरूर बताइए जी। गौना में एक कहावत यह है, कहा नंगा से गंगा हारी। ये जो कहावतें होती हैं गांव में कही जाती हैं, और उनका भी अलग एक मजा होता है। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने जो कहा उसको आपको अब YouTube में ही जाके देखना पड़ेगा। परेशान ना हुआ करो। मेरे भाई को बोलिए ना, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये बताया देश को कि देश के अंदर पहला स्थान किस राज्य का है जहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। अरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी गए का बीकानेर के अंदर, जहाँ पे एक दलित बेटी का बलात्कार राजस्थान पुलिस के 2 कांस्टेबलों ने किया, तब तो मुंह में दही जमा लिया सारे के सारे कांग्रेस के लोगों ने। गहलोत साहब गए क्या वहाँ पर? डोटासरा जी गए क्या? नहीं गए। ये राजनीति करते हैं केवल लाशों के ऊपर। जी प्रभात जी, देखिए यूसीसी का जो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एक देश एक कानून, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी यूसीसी के पक्ष में थे, जिन्होंने संविधान बनाया। मैं आज पूछना चाहता हूं उन पॉलिटिकल दलों से, लेकिन उस समय सहमति नहीं बन पाई, तो 44 नहीं आ रहा। मैं आपको कह रहा हूं, अभी जो सत्र आ रहा है उससे वो भी स्थगित हो गया है, आएगा। ये एक भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है चुनाव के पहले। प्रयोग क्या है? मैं पूछना चाहता हूं इस कांग्रेस पार्टी से, 40 साल 50 साल से महिलाओं के लिए क्यों नहीं मिल रहा है? मुलायम सिंह विरोध करते थे, लालू विरोध करते थे। महिलाओं को समान अधिकार, जो आधी आबादी की बात हम लोग करते हैं, आज महिलाएं कितनी पीछे हैं। 9 साल में महिलाओं को आर्थिक स्थिति से मजबूत किया गया, सामाजिक स्थिति से मजबूत किया गया, और ये विरोध सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए विपक्ष कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वंदे मातरम, वंदे मातरम। कि जिसके पास भारत को बढ़ाने का तरीका है, कि जिसने मुश्किलों के सामने झुकना न सीखा है, कि जिसके सामने गठबंधनों का रंग फीका है, 24 में भी जलवा बस मोदी जी का है। हाँ, 24 में भी जलवा बस मोदी जी का है। जाने क्यों ये अलग अलग टाइप के काम एवरी वीक कर रहे हैं। अपना गठबंधन स्टार्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं किसकी मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं। एक गांव जहां बसती है अनजान शक्तियों की मायावी दुनिया, जहां हर घर में गूंजते हैं काले जादू के मंत्र। एक ऐसा तिलिस्म जिसे आज तक कोई नहीं भेद पाया। काला जादू का माया लोक, आज रात 8:57 पर। शादी हो जाती तो लड़की को कुछ समझ में तो आता नहीं था, ना कुछ काम आता था, ना कोई जवाब सवाल सास नंदों के साथ में आते थे, और लड़की और अपनी शरीर से कमजोर हो जाती थी। और अब अगर जो 18 साल की लड़की की शादी होगी तो ठीक है, 18 भला 20 भी हो जाओ, 20 साल तक लो भी अगर जो लड़की की शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है। हाँ, ये कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए अपनी बेटियों की, अपनी हाँ। अब सुन तो सही, ये तो शादी का मसला हैगा, यो किसनो वो क्या होगा ना, ऐसे
मगर सरकार और कुछ भी तो करना चाहिए सरकार को। आंटी जी, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इस पर आप क्या कहें? क्यों 18 साल की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए? वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारा कानून है वो ठीक है। नहीं तो ये तो ठीक है, 18 साल की लड़की का 20 साल भी हो सकते हैं शादी के, कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। वो जो कम उम्र में शादी कर देते हैं तो लड़की और बेकार हो जाती है। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमारा जो कानून था वो ठीक है, क्या कहेंगे? इतना नहीं है, ये अब तो 18 साल में ही होनी चाहिए। 18 साल में ही होनी चाहिए। तो देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए बिल्कुल जो है कानून सही है, कुछ लोग कह रहे हैं इस कानून का जो है मतलब अभी समझना जरूरी है। लेकिन हमारे सफर की शुरुआत जो है लगातार जारी रहेगी। दिल्ली के अलग अलग कोने से हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर दिल्ली की जनता जो है अपने ओपिनियन पोल के जरिए क्या कुछ कह रही है। तो ओपिनियन पोल का काफिला अब पहुंच चुका है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन वो जगह जहां पर कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली को अगर पहचानना है तो निजामुद्दीन चले जाइए, क्योंकि पुरानी दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण जगह निजामुद्दीन कही जाती है। लेकिन यूसीसी को लेकर जहां देश भर में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है, ये कहा जा रहा है कुछ लोग इसके पक्ष में है तो कुछ लोग लगातार इसके विपक्ष में है। लेकिन आखिर यूसीसी को लेकर लोगों की राय क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन दरगाह के बाहर। हम मौजूद हैं, ईद का मौका है, भीड़ भाड़ यहाँ पर अच्छी खासी है, लेकिन लोगों से हम समझते हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कि आखिर यूसीसी को ये लोग कितना समझते हैं। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि यूसीसी है क्या? जी हाँ, क्या है यूसीसी? यूसीसी जो है एक समान नागरिक संहिता है, जो इसमें इस हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। हाँ। और उस पर ये काम चल रहा है। जो हमारी केंद्रीय सरकार है और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी देखरेख में ये समान नागरिक संहिता, यानी कि एक देश एक नागरिक एक कानून, इस पर काम हो रहा है। होना भी चाहिए। हाँ। इस देश में हम रह रहे हैं तो चाहे जाति धर्म अलग अलग हो, लेकिन कानून सबके लिए लागू हो, एक जैसा हो। हाँ। तो मैं तो इसे समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के हित में है। हिंदुस्तान के हर नागरिक के भलाई में ये कानून बनाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इससे अधिकार अलग अलग क्यों हो किसी के? चाहे वो एक शादी का मामला हो, तो ये जाति धर्म के आधार पर ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि हिंदुस्तान की जो हमारी एकता है उसमें कमजोरी आती है। ठीक है, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। सर मुझे बताइए कि माता पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, ये कहा जा रहा है कि जब यूसीसी लागू हो जाएगा, और भी कई सारे फायदे होंगे, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? माता पिता का तो अधिकार बेटे पे है ही, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए। सर बेटे के लिए नहीं, बेटी के लिए भी अधिकार मिलेगा, 50-50% होगा अधिकार। 50-50% होना चाहिए। ये कानून जो है सबके लिए एक समान होना चाहिए। हाँ। तो माता पिता की प्रॉपर्टी में से या उनकी कुछ भी जायदाद हो, उसमें से बेटे को और बेटी को दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी समझने की कोशिश करती हूँ। सर ये बताइए कि कहा जा रहा है कि यूसीसी जब आएगा तो महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार होगा, इसके पक्ष में आप लोग? इसके पक्ष में नहीं है, क्यों सर? महिलाओं को तलाक देने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। नहीं तो यही तो मैं पूछ रही हूँ ना कि महिलाओं को तलाक देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। पहले आप कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं समझे थे बात? नहीं समझे थे। ये बताइए कि संपत्ति में भी अधिकार जो है दोनों बच्चों का होगा, बेटा हो या बेटी, इसके लिए आप सक्षम है इस चीज? बिल्कुल बिल्कुल सक्षम है। तो देखिए कुछ और भी लोग जो है आगे मौजूद है, उनसे भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। सर सबसे पहले ये कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं जो है उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यूसीसी में इसका जिक्र जो है जोरों शोरों से किया जा रहा है। नहीं, ये बात सही नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहली औलाद थी वो खुद गोद ली हुई थी। ठीक है, तो ये मिथ है कि बच्चा गोद नहीं ले सकते। बच्चा गोद ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। एक व्यक्ति या फिर एक औरत जो है, कोई भी शख्स होगा, उसे सिर्फ एक शादी करने का अधिकार होगा। आप भी मानते हैं कि यूसीसी के जितने लॉज बनाए जा रहे हैं, जो प्रावधान लाए जा रहे हैं, वो सही हैं? देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग है, 4 शादियों का प्रावधान इस्लाम में है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 90%, 95% लोग जो है अभी 2 शादियों का करने का नहीं सोचते, वहाँ 5-4 शादियों को मेंटेन करने का क्या वो है। दूसरे, जहाँ मल्टीपल मैरिजेस का वो है, तो इस्लाम में बहुत सख्ती है उसके ऊपर। इस्लाम ये कहता है कि
you have to do the justice, and the highest degree of justice has to be done, which is called adl. The word that is being used in Quran is adl. कि मतलब अगर एक साड़ी एक रंग की एक कीमत की एक बीवी को दिलाई है तो वैसे ही दूसरी दिलाई। तो ये मैंने अब इनको हटा के कोई करना चाहे, गुनाह करना चाहे, वो वेल एंड गुड। अगर ये कर सकता है तो प्रोविजन है। तो कहाँ कोई आदमी ऐसा मिलता है कि जो है 2 शादियां या 3 शादियां, 2 शादियां तो फिर भी मिल जाती हैं, वन आफ्टर अनदर, लेकिन आई डोंट थिंक सो। आई हैवंट सीन एनीबडी इन लास्ट सो मेनी इयर्स दैट फाउंड समबडी विद 4 मैरिजेस। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि हलाला हो या जो इद्दत होती है वो कुप्रथा जो है पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी, इसके फेवर में आप लोग? बिल्कुल, इस तरह का ये हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो बात है इस्लाम के लिए, ये बात बहुत ही गलत बोला जाता है कि वो गलत तरीके से शादी उदी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को भी करते हैं तो कोई बेवा होता है या बहुत ही गरीब होता है, उस टाइप की लड़कियों को शादी करते हैं जहाँ पे मजबूर हो, कोई खिलाने वाला ना हो, इसलिए करते हैं। और थोड़ा काम का भी जरूरत पड़ता है आदमी को। तो अगर यूसीसी आ जाएगा तो बावजूद इसके जो गरीब है वो तो गरीब ही रहेगा ना, तो आप ऐसे में कह रहे हैं कि 2 शादी करना कहाँ से सही जायज ठहराया जाए? मजबूरी में शादी करते हैं, ऐसा नहीं है कि खुशी खुशी में कोई शादी करते हैं। 2-3 शादियाँ हुई आपकी? मेरी तो अभी एक भी नहीं हुई है, फिलहाल मैं अभी खोज में हूँ। अच्छा ठीक है सर, ये बताइए, ठीक है, कुछ और लोग से भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। आगे जो है बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे मैं एक बार, क्योंकि देखिए ये जो दुकानें हैं वो निजामुद्दीन की दुकान है। सर ये बताइए कि एक देश एक कानून की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि महिलाओं को भी अधिकार दिया जाएगा कि तलाक जो है महिलाएं ले सकती हैं, इस पर कुछ कहेंगे? जी, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए तलाक लेने का? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कहती संपत्ति के अधिकार की बात की जा रही है कि अब महिलाओं को भी जो है संपत्ति दी जाएगी, बेटियां जो होंगी खासकर उन्हें संपत्ति दी जाएगी, इसके पक्ष में? जी, बराबर होना चाहिए। मोदी जी जो यूसीसी लेकर आ रहे हैं, ठीक है वो? जी ठीक। महिलाओं के अधिकार, एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। पीएम ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के शहडोल दौरे पर 3.5 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का दिया तोहफा। आयुष्मान का पीएम मोदी ने शहडोल के पकरिया गांव में आदिवासियों से किया संवाद। आम के बगीचे में स्वयं सहायता समूह और फुटबॉल क्रांति अभियान के सदस्यों से की बातचीत। 2024 के लिए बीजेपी का मंथन। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ पहली बैठक। राष्ट्रीय महासचिवों के साथ भी की चुनावी रणनीति पर चर्चा। आप सबके साथ उतना ही समय बिताइए और आप सबके साथ उतना ही इंसाफ करिए। सर को बुलाएंगे, एक बार उन सर को बुलाए। भैया एक बार इधर आएगा, बस 1 मिनट के लिए इधर आएगा, 1 मिनट के लिए इधर आएगा। आप कह रहे हैं कि 7 शादियां करनी, मैम आपकी बात का जवाब दे रही थी। मैम जवाब। हमारे मजहब में ये भी लिखा गया है कि आप 2 शादी कर सकते, 3 कर सकते, 4 कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि आप अपनी सारी बीवियों के साथ उतना ही समय आप बिताएं, आप उनके साथ उतना ही इंसाफ करें और आप सबका ख्याल बिल्कुल उसी तरीके रख सकते हैं जितने कर सकते हैं, जो कि नहीं करते हैं। आप एक शादी करते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी को छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने की जरूरत ही क्या है? जब महिला आपके साथ है, जब आपकी बीवी आपके साथ है, नोक-झोंक किस घर में नहीं होती है? अब उस यूसीसी के हिसाब से लड़कियों की जो उम्र है वो बढ़ जानी चाहिए। 18 साल की लड़की जो होती है उसकी उम्र 21 साल की अगर कर दी जाएगी, शादी करने की उम्र कर दी जाएगी, क्या उसमें सूझबूझ उतनी नहीं हो जाएगी? सर इसका जवाब दीजिए, फिर मैं एक और सवाल। क्या जवाब? नहीं, आप ही कह रहे थे ना कि हिजाब पहनना चाहिए, आप ही कह रहे थे ना, आप कह रहे हिजाब पहनना चाहिए, कह रहे हिजाब पहनना चाहिए। कुछ कहना चाहती हूँ, ये जो कई शादियों की ये बात कर रहे हैं तो एक लतीफा सुन लीजिए। एक आदमी ने इन्हीं की तरह जो होगा, उसने 2 शादियां की और दोनों बीवियां एक साथ मर गई उसकी। उसने सोचा कि मैं दोनों के साथ इंसाफ कैसे करूं, दरवाजा एक है, दोनों को एक सा कफन, एक सा सब कुछ लेकर आया वो। फिर उसने बड़ा ख्याल किया और उसने 2 दरवाजे बनाए। तो उसने अपनी दोनों बीवियों को एक ही वक्त में 2 दरवाजों से निकाला। निकालने के बाद भी उसने अगले दिन उसने ख्वाब देखा कि बीवी कह रही है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने इंसाफ नहीं किया। उसने कहा अल्लाह की बंदी मैंने क्या कर दिया? बोली अपनी नई पुरानी बीवी को तुमने नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने दरवाजे से, तो इंसाफ तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो जो आप शादियों की बात कर रहे हैं, आप कुछ और अच्छी बात कह रहे हैं कि हिजाब भी पहनना चाहिए महिलाओं को, क्यों नहीं ढक कर रहना चाहिए? देखिए अभी भी कह रहे हैं कि हिजाब पहनना चाहिए। हिजाब का मतलब पहले ये बताया ना क्या है? आप देखिए, हम लोगों ने हिजाब नहीं पहना है, क्या हमारे आंखों में वो शर्म हया नहीं है? क्या हम कुरान की बातें नहीं कर रहे हैं? चेहरे का पर्दा
आप ये बात समझिए, हमने हिजाब नहीं पहना हुआ है, क्या हम कोई कम मुसलमान है, या उसके साथ में क्या हमारे आंखों में शर्म नहीं है क्या? बताइए सर, जवाब दीजिए। मैं क्या जवाब? नहीं तो जवाब दीजिए ना कि महिलाएं कह रही है कि उनके अंदर कम शर्म है क्या? बताइए। तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हिजाब पहनना जो है हमारे हिसाब में चला आ रही है, शुरू से चला है। आप अगर कहते हैं हिजाब पढ़ी लिखी हो, देखिए साथ में और महिलाएं हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे पूछिए। ऐसा है कि हिजाब को आप देखिए, मदरसों में जो हिजाब चल रहा है वो कभी इस्लाम ने नहीं कहा है, ठीक है। ये हमारे जो लोग हैं उन लोगों ने बना करके रखा हुआ है, और हिजाब पहनाना बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को। सबसे बड़ी बात है कि जो सामने वाला इंसान है वो उसको किस नजरिए से देखता है। आप हिजाब पहना दो महिला को अपने घर में और उसको आप नुमाइश बना के लगा दीजिए, तो ये कोई इस्लाम नहीं कहता है। आप उसको वो है, ये चीजें हैं जो आजकल फैशन। और ये जो हिजाब का जो आपका है, जो कवर करने का है कॉन्सेप्ट, वो पहले आपको समझिए कि जब आप 5 वक्त के नमाज अदा कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपने शरीर को कवर करके रहिए। ये नहीं कि आप आधे पहन करके आप नमाज कीजिए, क्योंकि आप अल्लाह की खिदमत में जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने हिजाब लगा दिया तो आप। और मैं तो सर तो यूसीसी का भी विरोध कर रहे हैं। एक बार यूसीसी इस पे भी मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आजकल जो ये हिजाब का ट्रेंड हो गया है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि ताकि लोग ये आपको पहले से आइडेंटिफाई कर ले कि यू आर अ मुस्लिम। ये हिजाब का बस लोगों ने बना करके रखा है प्रोपेगेंडा। तो बदलता रहता है, पहले वो सफेद वाले अच्छा यूसीसी का एक सेकंड, अच्छा एक बार फिर से यूसीसी की बात कर लेते हैं। यूसीसी का विरोध भी लगातार आप लोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, बूढ़े बाबा आ गया, आप आ गए, थोड़ा सा आ गया, बोलना नहीं आता। चलिए ठीक है, कुछ और लोग सर आ गए, थोड़ा सा मुझे बताइए, एक देश एक कानून की बात मोदी जी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि 3 तलाक हो, महिलाओं को सारे अधिकार जो है दिए जाएंगे जो पहले पुरुषों को दिए जाते थे, इस पर क्या राय है? देखो जी, हम तो दोनों की बराबरी चाहते हैं। हाँ। जितनी पुरुष जो है ना अधिकार हक रखता है, इतनी महिलाएं भी रखती हैं। हाँ। क्योंकि वो भी एक इंसान है, जानवर नहीं है कि उनको लाओ और अपने घर में उनको गुलाम बना दो, समझे? ऐसा नहीं होता। और अभी जो ये हमारी बहन कह रही थी ना, ये वो भाई कह रहे थे 7 शादियाँ, वो कहीं नहीं है, इतनी किसी में ताकत नहीं है, वो 7 बीवियों को अपने रख लेगा। ये पहले की बातें थी राजा महाराजाओं की, समझे? वो अपने उनके नाम कर दिया करते थे महल वगैरह। अब किसके पास है क्या, किसको कौन किसको अधिकार देगा पूरा, ये बताइए आप। इंसाफ की बात जो है ना वो सबके लिए है, इंसाफ सबके लिए है, बराबरी सबके लिए, सबको एक ही नजरिए से देखना चाहिए। इसमें औरत हो या मर्द हो, समझे, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है मैम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ कि हलाला और इद्दत की लगातार जो है बात की जा रही थी कि हलाला और इद्दत की खासकर कुप्रथा जो है, जो एक शायद बहुत ही शर्मनाक है, उसको खत्म किया जाएगा कहीं ना कहीं। मैम, इस्लाम एक इतना खूबसूरत धर्म है, अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसी बहुत सी इसमें शर्तें दी गई हैं। इद्दत की बात कर लीजिए, इद्दत का जो पीरियड होता है, अगर आप एक महिला हैं जो बाहर जाकर अपने घर के लिए रोटी कमाती है, और सिर्फ आप ही एक महिला हैं, आप ही वो इंसान है जो अपने बच्चों के लिए रोटी ला सकती हैं, तो आपको ये हक दिया गया है कि आप इद्दत के समय में भी जाइए, अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर आइए। जहाँ तलाक तक का मसला होता है, क्या लोगों ने तलाक का एक भद्दा मजाक नहीं बनाया है? तलाक उस तरीके से नहीं दी जाती है जिस तरीके से कुरान शरीफ में लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी भाई बहनों से ये गुजारिश करूंगी कि आप कुरान शरीफ को पढ़िए और समझिए और सही तरीके से जिंदगी को जीना शुरू करिएगा। कुरान में लिखा गया है, हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून का आपको पालन करना चाहिए। हम दारुल अमन में रहते हैं, हम दारुल अमन में रह रहे हैं। वो देश है जहाँ पे हम अपने धर्म को अपने हिसाब से, कोई भी धर्म है, अपने हिसाब से हम उसका पालन कर सकते हैं। हमें वो शक्ति दी गई है, हमें वो राइट दिया गया है कि हम मस्जिद में भी जाएं, हम गुरुद्वारा में भी जाएं। तो पहले ड्राफ्ट को आने तो दीजिए, ड्राफ्ट में देखिए तो सही क्या लिखा गया है। हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, संविधान है यहाँ पे। जब हमारे यहाँ पे कोई भी क्राइम होता है तो उसका जो भी न्याय का काम होता है वो कोर्ट में जाकर किया जाता है। कोर्ट नहीं देखता है आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं। ठीक है, कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं उस तरफ भी लोगों से जरूर बातचीत करने की कोशिश करूंगी क्योंकि कुछ महिलाएं जो हैं वो मुझे अभी नजर आई थी। एक सेकेंड मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए। कुछ महिलाएं जो हैं वो मौजूद है, मैं उनसे समझती हूँ। मैम एक सेकेंड में आपका लूंगी। एक देश एक कानून की बात हो रही है, कहा जा रहा है जो भी आपके मजहब में
पुरुषों को अधिकार दिए जाते हैं, चाहे तलाक की बात हो, संपत्ति की बात हो, वो सब आपको दिए जाएंगे। क्या आप इस चीज से एग्री करती है, सहमत है इस चीज से? होना चाहिए ये जो रूल्स हैं उस पे फॉलो नहीं कर रहे हैं ना लोग। किस तरीके के रूल? मतलब मैं ये धर्म में ये चीज नहीं आई है ना, धर्म में तो दूसरी तरह से है, उसको दिशा ही दूसरी दे दी गई है। ये तो लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। नहीं, ये कहा जा रहा है कि तलाक देने का अधिकार आपको भी होगा। अगर आप तलाक देना चाहते हैं, जिस तरीके से आज होता है कि पुरुष सिर्फ आपके मजहब में जो है पुरुष तलाक देते हैं, तो आपको भी तलाक देने का उतना ही अधिकार होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? होना चाहिए। शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। क्या हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर। खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ रोज मैं आपके बीच में आता हूं, और इसलिए आता हूं क्योंकि मुझे बात करना आपसे बेहद अच्छा लगता है, और आपकी बातें यकीनन यकीनन देश के लिए तो जरूरी है ही है। मैं पर्सनली अपने लिए भी कभी कभी कहता हूं कि बहुत कारगर साबित होती हैं और बड़ी दवा की तरह काम करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। और आप जो चाय की चुस्कियों के साथ इंतजार करते हैं, यकीन मानिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक दो बातें जो लोग कह रहे थे मैं जरूर सुनना चाहूंगा उनसे। जी, कहां से आना हुआ आपका? जी, मेरा घर जौनपुर है। जो जी, जौनपुर। जौनपुर से दो ही चीजें मशहूर हैं, एक तो मूली और एक आप। जी 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 सर, मेरा सर पूछना है, सभी जितने भी पार्टी के दल के लोग बैठे हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूं, इनको जवाब देना है। बिल्कुल देंगे जवाब। कि देश में सर, देश की आजादी कितने दिनों बाद हो गया, और चुनाव आता है तो आप लोग योजनाएं जो है धकाधक बांटते हैं। जब चुनाव में आता है तो धकाधक योजना बांटते हैं। देश में सर ऐसी कौन सी पार्टी है जो ये बताए कि देश हमारा जो इतना खड़ा हो जाएगा, आगे खड़ा हो जाएगा कि इनकी योजनाएं बंद हो जाएगी 10 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद? किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या इन सभी लोगों में किसी में दम है जो राष्ट्रीय अध्यक्षों से पूछ कर आए कि देश अगर हमारी सत्ता 10 साल रहती है तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएगी, क्योंकि देश हमारा इतना आगे बढ़ जाएगा कि योजनाएं हमें बंद करनी पड़ेगी? नहीं, देखो भाई, ऐसा है कि कभी सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। सवाल पूछने के लिए उसके पीछे तर्क होना चाहिए, और उसमें सबसे ज्यादा पाव, मैंने कहा था मूली मशहूर है, और आप तो पूरे जौनपुर पे सवाल ना खड़ा कर दिया करिए आप। देखिए क्या है कि योजनाएं जो होती हैं देश को आगे ले जाती हैं, तो योजनाएं बहुत जरूरी होती हैं। योजनाओं के माध्यम से ही तो देश आगे बढ़ता है। आम आदमी की भी तरक्की हो, आम आदमी जब खुशहाल होता है तो देश भी खुशहाल होता है। तो वो है। आपको पूछना शायद ये था कि 80 करोड़ जो अनाज है
वो फ्री देने की जरूरत ना पड़े। शायद ये पूछना चाह रहे थे आप ये पूछना चाह रहे थे। ऐसी बिजली फ्री की बातें ना हो, और ये ना हो कि हम आपको फ्री राइड देंगे जब हम जनता में आ जाएंगे या सरकार में आ जाएंगे, तो महिलाओं के लिए फ्री राइड या महिलाओं के लिए जो भत्ता 1 है वो हम 3 कर देंगे। इसकी जरूरत ना पड़े, हम खुद ही इतने सशक्त हो जाएं, मजबूत हो जाएं कि हमें जरूरत ही ना पड़े। इधर से कोई कुछ कहना चाह रहा था। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मेरा नाम संजय पांडे है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस, जौनपुर के बाद अगला जिला बनारस। जी, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ ये तमाम पार्टियों से कि यदि हम अपने मन का बात, अपने मन का उद्गार, अपने मन का विचार का अगर अभिव्यक्त करते हैं तो उन विचारों को दफन करने का कानून कब से आ गया? अगर हम कुछ कहते हैं तो हमें चिन्हित क्यों किया जा रहा है? अभी एक महिला ने कहा, एक महोदय नाराज हो गए, क्यों भाई? अपने मन की बात हम कह रहे हैं, अपने दुख की पीड़ा कह रहे हैं, तो ये कानून कब लागू हो गया? किसने लागू किया? कानून तो देखिए लागू नहीं हुआ। अपने मन की बात, अपने पीड़ा की बात, अपनी बात, हमको क्या अच्छा लगता है इस दिल्ली के अंदर, हमें क्या अच्छा नहीं लगता इस देश में, क्या बहुत अच्छा है इस देश में और क्या होना चाहिए, इसको कहने की स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए। प्रतीक जी, ये मैं इनसे जानना चाहता हूँ। मैं 1992 से मैं देख रहा हूँ, मैं दिल्ली से बड़ा नाता है मेरा है। ये आप नई दिल्ली RI जो देख रहे हैं, सिग्नलिंग कार्यक्रम जो गाड़ियां आती जाती हैं, वो इंस्टॉलेशन और उसका कमीशनिंग मैंने किया। मेरा नाम संजय पांडे है, सीमेंस की तरफ से। तिलक ब्रिज, निजामुद्दीन और ये जितना भी स्टेशन आपका है यहाँ पे, तिलक ब्रिज है, निजामुद्दीन है, तुगलकाबाद है, सभी इंस्टॉलेशन कमीशन हमने किया है। मैं सभी, मेरे को DRM से लेकर GM तक CST जानते हैं। जी, मेरा नाम संजय पांडे। मैं बहुत दिन से दिल्ली में रहा हूँ, मैं गुजरात में भी रहा हूँ, मोदी जी के गाँव में भी रहा हूँ, उनके ससुराल में उंझा भांडू कामली सब जगह रहा हूँ। अब थोड़ा जल्दी बोल दो यार, पूरा खानदान ना बताओ यार। तो नाम तुम्हारा संजय पांडे है? अब यार तुम काम संजय जल्दी बता दे यार। तुम ससुराल तक और पता नहीं कहाँ बता दिया था। जल्दी बोले। पूछना ही चाहता हूँ कि कानून कब से लागू हुआ? कानून नहीं, बिल्कुल कानून लागू नहीं है। मैंने फिर से कहा, आपको बोलने की, आपको पूछने की, आपकी अपनी बात कहने में पूरी आजादी है। मैं सबसे पूछूंगा, सबसे बात करूंगा, महिलाओं से जरूर पूछूंगा और बच्चों से जरूर बात करूंगा। कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से हूँ पर रहती दिल्ली में हूँ। रहती दिल्ली में है तो मैं मानूं तो आपको बिहार का ही ना? कट्टर बिहारी हूँ। बोले मैं बिल्कुल कट्टर बिहारी हूँ, ये अच्छा हुआ। मेरा कट्टर की जरूरत नहीं, बिहारी हूँ। हाँ, प्राउड है बिहार का बहुत। वेरी गुड। हाँ, अब हुई बात। हाँ, अब बोलो, क्या कर रही हो? इन्होंने, मैं तो पढ़ रही हूँ, अभी कॉलेज में जाना है। हाँ बोलो, अब सवाल। इन्होंने बोला कि अभी एक लेडीज ने अपना ओपिनियन दिया तो कोई भड़क गया। अब उनकी बात उनको अच्छी नहीं लगी, वो बोलेंगे ही, सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसा कोई भड़कने की कोई बात नहीं है। और वो अपना ओपिनियन दे रहे, बीजेपी के वो सपोर्टर है तो वो तो बोलेंगे। आप उनको ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? वो जो है होपलेस हो जाते हैं अपने आप को, ये होपलेस लोग। होपलेस नहीं हो रहे, वो अपनी बातें कर रहे हैं। आप लोग मोदी जी के इतने खिलाफ है, मतलब भाई मोदी जी कुछ तो कर रहे, तभी तो आप लोगों की कितनी जल रही है। सबसे पहली बात आप कह रहे हैं, आप जो है ना बागेश्वर, अभी तो मैं बस बेताब हूँ। अभी 18 की हूँ, कब मैं मोदी जी को वोट करूँ? और मेरे जैसे हजारों बच्चे तो मोदी जी को वोट करेंगे। और हम कहते हैं मोदी जी ने किया क्या है? भाई अभी टेक्नोलॉजी इतनी जो बढ़ रही है, आप कहते हैं चलो औरतों के ऊपर सेफ्टी नहीं हुआ, कुछ नहीं। आप गारंटी देते कि कांग्रेस आएगा तो फिर औरतें बिल्कुल सेफ हो जाएंगी, एक रेप केस नहीं होगा, एक कुछ नहीं होगा? आप गारंटी देते हैं? आप लोग गारंटी देते हैं कांग्रेस वाले? 50% खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप गारंटी दे रहे? अगर एक भी रेप केस हुआ, आप जिम्मेदारी लेंगे? बड़े देर बाद मैं शो कर रहा था और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कोई मिला नहीं आज का शो यूं ही निकल गया। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कम से कम चैतन्यता तो है इसके अंदर, और वो जो चैतन्यता है वो अपने आप में बहुत काफी, उसको सलाम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सवाल पूछने के लिए निडरता। किसी ने पूछा कि सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछने के लिए क्या कानून? अरे देखो, सवाल तो पूछा ही इसने। तुमने भी सवाल, वो महिला चली गई और वो हरियाणा से सवाल पूछ रही थी। बहुत अच्छा, आपको भी पूछना है? कुछ पूछिए, बोलिए, जरूर बोलिए। जी जनाब आली। देखिए, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है, लेके आए, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारी धार्मिक अधिकार के बारे में कहा था कि कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने अगर हमारे धार्मिक अधिकार से छेड़छाड़ हुई तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के अंदर भूचाल आ जाएगा। अमेंडमेंट का नाम सुना है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वगैरह होते रहते हैं ना, चेंजेस तो आते रहते हैं। सबसे डिटेल्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे होगी?
उम्र? 17। मैं तो कह रही हूँ मैं बस 18 की हूँ और सब दोस्तों को बोलूंगी जय हो बीजेपी, मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी। खड़ी रहो यहीं पे। कहाँ गए? क्या उम्र आपकी? देखिए मेरी उम्र तो 39 है, लेकिन तुम्हारी उम्र क्या है? 17। 17। देखिए जिस तरीके से मेरी बहन ने कहा कि संशोधन होगा, संशोधन तो बात की बात है। मैंने ये कहा कि धार्मिक अधिकार के साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस बात को भाजपा सरकार और मोदी जी पूरी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें। मैं ऐसे लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको इस देश को छोड़ के जाना तो जा सकते हैं, लेकिन संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक चश्मे से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। ये आप जाइए, सर देश को छोड़ेंगे, ये कैसे ये इन्होंने भूचाल लाने की बात कही, शुरुआत इन्होंने की कि भूचाल आ जाएगा। कौन सा भूचाल आ जाएगा भाई? आप लोगों को शिक्षित कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अगर आज उत्तर प्रदेश में हो तो उनका घर दिखवा देता है। ये देखिए तानाशाही, ये देखिए तानाशाही, ये देखिए ये संविधान बचा रहे हैं, ये मुसलमानों को आपके सामने खुली धमकियां दे रहे हैं हमारे को, आपके चैनल में खुली धमकियां दे रहे हैं। बैठिए बैठिए खुली धमकियां दे रहे हैं। बैठिए 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 बैठिए, बोला ना बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए, बैठिए। भूचाल शब्द, स्टॉर्म शब्द जो बोला, मैंने दोनों रुकिए, मैं दोनों का क्लैरिफिकेशन। स्टॉर्म शब्द जो बोला, भूचाल शब्द, वो कश्मीर के नेता ने अब्दुल्ला उन्होंने बोला था, जिसको कि आपने रिपीट किया। नहीं रिपीट करना चाहिए था आपको, क्योंकि वो कह सकते हैं, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उनको कहने दीजिए स्टॉर्म वर्ड, आप मत करिए, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में डिबेट करते हैं। हम लोग को बहुत सारी चीजें ध्यान सुनिए। और आप उत्तर प्रदेश के कोई संचालक नहीं है, ना मुख्यमंत्री, ना खुदा है। बैठिए नीचे, बैठिए 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 बैठिए। उत्तर प्रदेश के संचालक नहीं है, ना खुदा है। बैठिए। मैं उत्तर प्रदेश कार्यप्रणाली बता रहा हूँ, जिसको देश में संविधान में विश्वास नहीं। आप चीफ सेक्रेटरी हैं क्या? आप यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं क्या? हाँ, वन बाई वन। यूसीसी इस देश का मुद्दा नहीं, हर एक नागरिक का मुद्दा है, और यूसीसी आना चाहिए। यूसीसी से किसको प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? आप बोलते हो कि घोटालों की लिस्ट में कितने कांग्रेस के घोटाले दिखा दूं? वेपर्स घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, साइकिल घोटाला, अरे वो तो छोड़ो, तुमने सैनिकों को भी नहीं छोड़ा, हाथरस घोटाला। जी ठीक है, उसके बाद जगदीश जी। प्रतीक जी, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। इस्लाम ये कहता है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क में उसको, मैं हिंदू। अरे तो मुल्क में रहो क्या? जो आप ही का मुल्क है ना, मतलब कोई पराया मुल्क है क्या ये? मैं बता रहा हूँ आपको, जितना खून मेरा गिरा होगा, पुरख होगा, उतना ही आपका गिरा होगा। तो इसमें ये मत कहिए जिस मुल्क में रहो, ये आप ही का मुल्क है, और इसके बहुत तसल्ली के साथ। और कोई ये ना कहे कि अगर वहां होते तो ये करवा देते। अरे हाँ, पिताजी का है पूरा। चलो, अभी अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि भूचाल आ जाएगा। हाँ, वो गलत वर्ड है कि इस देश में शरीयत, ये वो कहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आप क्रिटिसाइज करिए, उसको क्रिटिसाइज करिए, वो वर्ड उनको ये इस्तेमाल किया। आप पब्लिक डोमेन में करते हैं, आप डिबेट का ध्यान रखें। रुकिए, संभालने दीजिए जो रायता फैला दिया है। जी, महबूबा जी ने बोला था कि कत्लेआम हो जाएगा, खून बह जाएगा। किसने कहा? महबूबा जी ने कहा था कि जब धारा 370 हटेगी तो इस देश में झंडा वाला नहीं होगा, खून गिनते बह जाएंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, अमन चैन रहा। हाँ, इस देश का मुसलमान इस देश के साथ है, इस देश के कानून के साथ है, मोदी जी के साथ है, सदैव साथ।